अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फ़ज़ल। आज का जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये किसी सियासी नौयत का नहीं है। आज मैं सियासत पे कोई बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आज थोड़ी मुख्तलिफ बात करूँगा। हम कई सालों से कुछ बातें सुनते आ रहे हैं, हम सुन सुन के बड़े हो गए और कुछ लोग इधर ये बातें सुन सुन के बूढ़े हो गए। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। हमें कहा गया पाकिस्तान का मसला महंगाई है, पाकिस्तान का मसला बेरोज़गारी है, पाकिस्तान का मसला करप्शन है, और अगर ये तीन मसले हल हो जाएँ तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया, कभी भी इस चीज़ को समझा ही नहीं गया कि ये तो दर हकीकत मसाइल हैं और इनसे कोई इनकार नहीं करा कि ये मसाइल नहीं है। लेकिन इन मसाइल की असल मसाइल क्या है, यानी कि इन मसाइल की बुनियाद क्या थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये रजिस्टर है, ये एक मसला है, और उसके ऊपर एक और मसला खड़ा हुआ है, उसे आप करप्शन कहते हैं, उसे आप बेरोज़गारी बोलते हैं, उसे आप महंगाई बोलते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे ये थी कि जो ये बुनियाद थी, ये कौन सा मसला था। आज का मेरा व्लॉग जो होगा वो इसी हवाले से होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो दर हकीकत मसाइल हैं पाकिस्तान के, जिसकी वजह से बाकी मसाइल निकल रहे हैं, उन पर बात कर सकें। पहली चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई की, मैंने भी की और भी बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन इसको जो हुकूमत के लेवल पर कभी इस पर बात नहीं की कहीं, और ओवरऑल जो एक नैरेटिव ओपिनियन आवाम में बनाना चाहिए था वो भी नहीं बना, और आज भी लोग इसको कभी भी मसला समझते नहीं हैं। वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, पाकिस्तान की बढ़ती आबादी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बढ़ती आबादी रीज़न बनता है आपकी महंगाई का, बढ़ती आबादी रीज़न बनता है आपकी बेरोज़गारी का। देखें, जब मुल्क में रिसोर्सेज कम होते हैं, जॉब्स कम होती हैं और काम करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आबादी ज़्यादा हो जाती है, तो अपने आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। नौकरियां इतनी होती नहीं है, काम करने वाले ज़्यादा होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फिर महंगाई भी इसी तरीके से बढ़ती होती है कि खाने वाले ज़्यादा होते हैं, उगाने वाले, कहने का मतलब ये है कि किसान जो हैं आपके मुल्क के, जो फसलें लगा रहे हैं वो कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो अपने आप जो है वो महंगाई भी बढ़ती होती है। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो एक सप्लाई और डिमांड की थ्योरी है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो अपने आप चीज़ों की जो कीमत है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी अगर हम एग्जांपल बांग्लादेश से देखें तो इस साल बांग्लादेश ने हर तरह के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उसमें पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जीडीपी में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, और ओवरऑल जो उनके मुल्क में लोगों का रहने का स्टैंडर्ड है वो भी पाकिस्तान से इंक्रीज़ कर चुका है। अब जब बांग्लादेश बना था तब बांग्लादेश की आबादी जो थी पाकिस्तान से 17% ज़्यादा थी। आज उनकी आबादी पाकिस्तान से 22% कम हो चुकी है। उन्होंने ये सब किस तरीके से किया? उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, ऐसे मेजर्स लिए जिससे उनकी आबादी कम हो सके। दूसरी तरफ उन्होंने जो दोनों जेंडर्स थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी, जो पाकिस्तान में नहीं दी गई। यहाँ पे एक जेंडर को ही राइट्स दिए गए, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उन्हीं को ही काम करने की इजाज़त दी गई, और नतीजा हमने आज 74-75 साल बाद देखा है। सॉरी, बांग्लादेश तो 50 साल पहले अलग हुआ था। नतीजा हमने 50 साल बाद देखा है कि बांग्लादेश में जब दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स मिल रहे थे, तो उससे ये हुआ कि उनकी लेबर में भी काम करने के लिए बराबर के लोग थे, उनके पास मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर भी बराबर के लोग थे। इससे होता ये था कि दोनों जब जेंडर्स काम कर रहे होते थे तो आबादी भी कंट्रोल में रहती थी, दोनों मिलकर भी काम करते थे, मुल्क भी बेहतर होता था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सिर्फ एक जेंडर काम करता था, दूसरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, कोई राइट नहीं मिलता था उनको काम करने। अगर वो बाहर जाएँ भी सही तो उनको काम सही तरीके से करने नहीं दिया जाता था। मैं यहाँ पे ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिनके हकूक़ हमने पिछले 75 साल में ठोक ठोक के मारे हैं। उससे हुआ ये कि एक जेंडर काम करता था, एक घर बैठा रहता था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी पे बोझ बनता रहा। गलती उनकी नहीं थी, गलती एक और जेंडर की थी, लेकिन कभी भी इसको इस तरीके से देखा ही नहीं गया। और पॉपुलेशन जो थी वो पहला मसला बनी, और पॉपुलेशन की बाद ही बाकी मसाइल सामने आए, जिसको आप महंगाई बोलते हैं और जिसको आप अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, महंगाई होती है, और फिर कुछ लोग ही बैठे हुए होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर और वही हर चीज़ बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो अपने आप जो है वो करप्शन भी इंक्रीज़ करने लग जाती है। दूसरा मुल्क मसला जो मुझे लगा वो है पाकिस्तान का, जिस पर फिर कभी कोई बात नहीं करता होता, वो पाकिस्तान की इंपोर्टेड एनर्जी है। इंपोर्टेड एनर्जी क्या है? इंपोर्टेड एनर्जी गैस है, पेट्रोल है, कोल है, फर्नेस ऑयल है। ये हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। जो एक गाड़ी पाकिस्तान में चलती है उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो भी बाहर से मंगवाया जाता है। जो एक पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलता है वो पेट्रोल भी बाहर से मंगवाया जाता है। पाकिस्तान में जो बिजली बनाई जाती है उसका भी 56% जो बिजली को बनाने के लिए सामान चाहिए, जो मटीरियल चाहिए, वो भी सारा का सारा इंपोर्टेड एनर्जी। हम कोल से बिजली बनाते हैं, हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, हम LNG से बिजली बनाते हैं, हम पेट्रोल से बिजली बनाते हैं, जो तकरीबन 56% और सारी की सारी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। उसके बाद हमारे मुल्क में जो गैस
फराहम की जा रही है लोगों को, जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो फैक्ट्रीज़ को दी जाती है, वो भी सारी की सारी जो है वो इम्पोर्ट करवाई जा रही है। इससे होता ये है कि जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो यहाँ पहुँच जाता है। एक्सपोर्ट आप उस लेवल की करते ही नहीं है। हमारा 60% जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल पे मबनी है, और वो कभी भी उतना नहीं हो सकता जितना हमारा इम्पोर्ट बिल है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत खासा फ़र्क आ जाता है। आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज होती है और IMF आपको प्रेशराइज करने लग जाता है। अब इसके सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान को वैसे भी सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सोलर पैनल्स आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, इस किस्म की एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि पेरिस अकॉर्ड के बाद ये दुनिया वैसे मुआहदे कर चुकी है कि 1934 के बाद पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ उस वक्त तक करना पड़ेगा। लेकिन इसके फ़ायदे जो है वो दो होंगे। एक तो आप दुनिया के साथ चल सकेंगे, दूसरा ये है कि जब आपका इंपोर्ट बिल कम होगा तो अपने आप जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है वो ठीक हो जाएगा और IMF को पास आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे मसला क्या है? एक और चीज़ मसला ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी उस किस्म की करनी पड़ेंगी जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। हम जितना मर्ज़ी सब्सिडाइज़ कर दें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो इस वक्त 60% एक्सपोर्ट करिए पाकिस्तान के लिए, जितने मर्ज़ी उनको रिलीफ दे दें, वो कभी भी आपका एक्सपोर्ट बिल उतना नहीं लेके जा सकते जितना आपका इंपोर्ट बिल है। आपको अल्टीमेटली दुनिया के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं, आपको वो बाहर एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको इतने पैसे ला के दे सकती हैं कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल बराबर हो सके। एक तरफ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और दूसरी तरफ सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करके अपने इंपोर्ट्स को कम करना है, तभी ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है ये बराबर होगा। तीसरा मसला पाकिस्तान का क्या है? तीसरा मसला पाकिस्तान का क्लाइमेट है, और ये फिर वही मसला है जिसके ऊपर हम कहा जाए कि जो बुनियाद है उस पर तो बात नहीं करते, लेकिन इस मसले से जो मसाइल बाहर निकल रहे हैं हम उन पर बात करते हैं। जैसे हमने देखा इस साल पाकिस्तान में फ़्लड आया, जैसे ही फ़्लड आया लोगों ने बेताशा फ़्लड के लिए काम किया, हुकूमत ने बेशक नाकाम किया, लेकिन लोगों ने प्राइवेट लेवल पर काम किया, लोगों ने कपड़े भी फराहम किए, NGOs ने काम किया, बाहर जो लोग बैठे हुए उन्होंने मदद की, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर एक और मसला जो सामने था वो ये था कि हम लोगों ने कभी भी फिर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की जो ये फ़्लड आया इसकी बुनियादी मसला क्या है। इसका बुनियादी मसला क्लाइमेट था। अब क्लाइमेट की वजह से ही हमें फ्लड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्लाइमेट की वजह से हमें हीट वेव्स देखने के लिए मिल रही हैं, और क्लाइमेट की वजह से ही हमें स्मोक देखने के लिए मिल रही है। हम इन तीनों को के ऊपर अलग अलग तो बात करते हैं, लेकिन जो बुनियाद थी इसकी उसके ऊपर कभी भी बात नहीं करते होते। अब जब तक क्लाइमेट ख़राब रहेगा तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? उसका पहला नुकसान तो आपको अभी लाहौर में रहने वालों को पता है कि स्मोक की वजह से आपको सांस का मसला हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हम दुनिया में ये कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं, और ये थोड़ी इसमें हकीकत भी है क्योंकि 20% जो GDP का है हमारा वो एग्रीकल्चर से आता होता है। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट की वजह से फ्लड आए, क्लाइमेट की वजह से हीट वेव्स आई, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। पिछले साल जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें टमाटर थे, प्याज थे, इस साल हम वो इम्पोर्ट करें। इस महीने से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल के अंदर गंदम जो है वो पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाएगी और हमें वो भी इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी। और जब ये सारे मसले होंगे तो अपने आप लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, और जब खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी तो उन जो आपकी सप्लाई कम होगी, डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, तो फिर वो फिर से महंगाई का ज़रिया बन जाएगी। तो हम लोगों को अपने क्लाइमेट पर भी काम करना पड़ेगा। अब क्लाइमेट को ठीक करने के लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में दरख्त लगाने पड़ेंगे, और ये एक इनिशिएटिव इमरान खान ने लिया जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया गया, और हम जैसे लोगों की वजह से भी मजाक उड़ाया गया, मीडिया में मजाक उड़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जाहिल लोग बैठे हुए वो इन चीज़ों को कभी समझेंगे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि वो मीम्स बनाकर बहुत फ़नी लग रहे हैं जब वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं। इमरान खान ने जब दरख्तों की बात की तो वो दर हकीकत क्लाइमेट को ठीक करने की बात की गई थी। इमरान खान ने जब रावी प्रोजेक्ट की बात की, कराची बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट की बात की, तो वो भी क्लाइमेट को ठीक करने के लिए की गई थी कि एक शहर पर जब इतनी ज़्यादा आबादी मुसल्लत हो जाती है तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पॉल्यूशन का बाइस बनती होती है। जब आबादी डिवाइड होगी, लोग दूर दूर रहेंगे, तो अपने आप क्लाइमेट जो है वो ठीक होगा। यहाँ पे जो नई नई सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं इनको रोक कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर क्योंकि बिल्डिंग तो आसमान तक जा सकती है, उसके लिए आपको इतने दरख्त नहीं काटने पड़ते होते, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। और उन बिल्डिंग्स को भी इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो हवा का निज़ाम है वो प्रॉपर हो, ताकि आपको ये जो आपके एयर कंडीशंस वगैरह हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। और ये पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई है, हमें भी इसकी तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें थी जिन पर मैं आज बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा था मेरा आज ये व्लॉग जो होगा वो सियासी व्लॉग नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी तो उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे, और इस किस्म के जो सोशल इशूज़ हैं उनके साथ भी दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।